कराची में भी बेशतर शेख खुर्दनोश की कीमत एक आम आदमी की पहुंच से दूर है। इस वक्त हम कराची के एक बाज़ार में मौजूद हैं जहां पर देख सकते हैं कि न सिर्फ आटा, चीनी, दाल, फल, सब्ज़ी एक आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर हो चुका है, बल्कि चिकन की ख़रीदारी भी एक आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुकी है। इस वक्त हम बाज़ार में जो मौजूद है वहाँ देख रहे हैं कि आलू की कीमत 100 रुपये किलो तलब की जा रही है, जबकि टमाटर का दाम यहाँ पर 120 रुपये किलो, भिंडी 240 रुपये और प्याज 70 रुपये किलो है, जबकि आम की कीमत यहाँ पर 200 रुपये किलो है। इसी तरह बात कर लेते हैं चिकन की, तो यहाँ पर चिकन का दाम जो है वो 580 रुपये किलो तलब किया जा रहा है। तो एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि महंगाई की नई लहर है, बिजली की कीमतों में इजाफा। फिर आप ये देखिए कि अभी ये खबर आई हाल ही में कि बिजली कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, साथ ही बिल में जनाब और फीसें ऐड हो रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर का मैंने आपको बता दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की बजाय जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, उनको रोका जाए। पाकिस्तान में हालत खराब नहीं, बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मैं आपको बार बार बताता हूं, कुछ भी गिरते, इनकी इकॉनमी गिर रही है, इनका पैसा गिर रहा है, इनका रुपया गिर रहा है, सब कुछ इनकी बर्बादी हो रही है। मगर एक चीज है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, बल्कि एक नहीं कुछ चीजें जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की आत्महत्या करने की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम भयंकर रूप से बढ़ रहा है। स्ट्रीट क्राइम जो है वो भयंकर खौफनाक रूप से बढ़ रहा है। कहीं पर भी इतना स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाए ना, वहां के लोगों के लिए बिल्कुल वहां की जिंदगी बेकार हो जाती है। पाकिस्तान में आज 80% एरिया ऐसे हो गया, कराची लाहौर की बात करें, शहरों के इलाकों की बात करें, 80% एरिया ऐसे होगा, शायद आपको विश्वास ना हो, मगर 80% एरिया ऐसे हैं जहां पर लोग अपने ऑफिस रखने में डरते हैं। कहीं भी डाकू ना घुसे, लोग अपने व्यापार रखने में डरते हैं। इसलिए डरते हैं, वहां पे लोग अपने जो बड़े बड़े शोरूम खोलने में आज डर रहे हैं। जैसे वो लोग जो जिनके खुले हैं वो लोग वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा दी उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। जी, यूँ तो पूरा मुल्क ही महंगाई की लपेट में है, लेकिन शहर लाहौर में सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही ख़राब नज़र आती है। तमाम अशिया की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से कम और मुतवसत आमदन तबका जो है वो इंतहाई मायूसी की सूरत हाल में है। चीनी जो अभी चंद रोज़ पहले तक 140 रुपये थी, उसकी कीमत में 5 रुपये का इजाफा हुआ है और अब ये 145 रुपये की हो गई है। घी जो है वो 500 से 600 रुपये किलो तक बिक रहा है और कुकिंग ऑयल की भी यही सूरत हाल है। इस्लामाबाद के एक सस्ते बाज़ार में, जहाँ पे आज छुट्टी का रोज़ है तो लोग इस वक्त ख़रीदारी के लिए, हफ्ता भर की ख़रीदारी के लिए लोग यहाँ पर मौजूद थे। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट्स की जानिब जो रेट्स है सस्ते बाज़ारों में वो मुनासिब होते थे, लेकिन अब जो है ये रेट्स भी जो है, इनके जो रेट्स दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ पर जो रेट्स है वो भी कीमतें बढ़ती जा रही हैं और आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर जो रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है उसके मुताबिक मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो अदरक है वो आज 1020 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जबकि लहसुन 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आलू की, तो 5 किलो का जो आलू है वो यहाँ पे 450 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पेशावर की जो होल सेल मार्केट है वहाँ पर। यहाँ पर हमने चंद चीज़ों के रेट्स लिए हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। इस वक्त दालमाश और लोबिया जो है, लाल लोबिया, वो 450 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर घी की बात की जाए तो घी जो नॉर्मल क्वालिटी का है वो 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और जबकि जो आला दर्जे का घी है वो 550 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी, मैं इधर आया हूँ, ये होलसेल की मार्केट है, इधर इलाके से थोड़ी सस्ती चीज़ें मिलती है, लेकिन यह है कि इधर जब मैं आया तो चीज़ों की कीमतें देखकर हैरान हो गया। मतलब आज कुछ चीज़ ख़रीदो तो वो कल उससे महंगा होता है। पता नहीं है आवाम का क्या होगा, गरीब तबकेदार का क्या होगा। अच्छा जी, इसके साथ एक और मामला जो नजर आ रहा है वो ये कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की जो बदनामियां हैं वो बढ़ रही हैं। अब इंटरनेशनली आप देखिए बदनामी शुरू हो गई है और किसी ने कहा कि इतना तो नवाज शरीफ साहब इन केसेस की वजह से, ये पनामा और ये एमन फील्ड, अजीजिया रेफरेंस और इनमें सजाओं की वजह से बदनाम नहीं हुए थे जितनी इसमें बरियत की वजह से बदनाम हो गए हैं। कि ये क्या डीलिंग करके आते हैं, क्या कानून है, ये सारा क्या है कि हुकूमत में आओ, अपने केसेस खत्म कराओ और फिर मारधाड़ करो, फिर पैसा बनाओ, बाहर निकल जाओ। अमीर तबके पर मजबूत हाथ डालने का फैसला FBR देख रहा है जी। जो अमीर लोग हैं बड़ी दफा सुनते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपसे अर्ज किया फौज के हवाले से, उसमें ये जंग में भी खबर छप चुकी है। आर्मी चीफ का आप जानते हैं रोल, SIFC के हवाले से भी अभी जो निगरान वज़ीर आज़म ने दौरे किए हैं उसमें भी साथ थे UAE में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, तो वो भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके।
तो हम देख रहे हैं कि फौज का किरदार इस वाले से बढ़ता चला जा रहा है। हर डिस्को में एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाएगा जिसका सरबराह एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर हुआ करेगा और इसका सपोर्टिंग स्टाफ FIA और IB के अरकान पर मुश्तमिल होगा और इसका काम डिस्कोज और अवाम दोनों में मौजूद बददियानत अफराद की निशानदेही करेगा जो कि बिजली की चोरी और इसकी हौसला अफजाई में मुलव्वस होंगे। पावर डिवीजन के आला हुकाम ने इस हवाले से अपना ज़हन बना लिया है और इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इस हवाले से पहला पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी हेस्को में शुरू किया जाएगा। सेक्रेटरी बिजली ने दी न्यूज को तस्दीक की है कि इससे डिस्कोज के अंदर मौजूद ऐसे बददियानत अनासर की निशानदेही हो सकेगी जो बिजली की चोरी में मुलव्वस हैं और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का सबब बन रहे हैं। 2020-21 के डाटा के मुताबिक हेस्को में बिजली के बिलों पर वसूली 73.7% रही, सेप्को में 64.6%, जबकि केस्को में 34.66% और टेस्को में 25.29%। ये केस्को गालबन कोयटा यानी सिर्फ 34% वहां से बिल वसूल किए जा सके हैं। स्टेट बैंक अरकान पार्लियामेंट को 81.6 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग पर इत्मीनान दिलाने में नाकाम। 81.6 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और बाज लोग कह रहे हैं जी ये तो सोलर पैनल के चक्कर में हुई है, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, अब ये देखिए, ये खबर जनाब अलीम मलिक साहब ने शेयर किया। PTV फीस के बाद अब सेक्रेटरी इत्तलात ने सरकारी न्यूज एजेंसी APP और रेडियो के लिए भी बिजली बिलों में 12 रुपए और 2.50 रुपए वसूल करने की तजवीज दे दी। मतलब हुकूमती शाखर्चियों के बाद अब सरकारी इदारों की शाखर्चियों का बोझ भी आवाम ही उठाए और ये इदारे सिर्फ तनख्वाहें वसूल करें बस। अजरबैजान से LNG डील में अजरबैजान से LNG डील में राजदारी रखी जाएगी। अब देखिए ना, डील के साथ ही या नवाज शरीफ का नाम निकल जाता है जरदारी साहब का। अजरबैजान से LNG डील में राजदारी रखी जाएगी सेक्रेटरी पेट्रोलियम। तो इस पर जनाब इन्होंने ये कहा है कि इस तरह से ये मुल्क चलाने की अब कोशिशें हो रही हैं, इस तरह से चल रहा है। अच्छा, इमरान भट्टी लिखते हैं, सुभान अल्लाह, रंगबाजी देखिए माफियाज की 81 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, स्टेट बैंक को मालूम ही नहीं। एक नॉन फाइलर शख्स ने 5 बैंकों में 42 अरब 77 करोड़ रुपए जमा करवाए और इन बैंक्स ने इस सारिफ के बारे में मालूमात तक इकट्ठी नहीं की। मोहम्मद खान भट्टी केस में कानूनी सुकून परवेज इलाही और दीगर मुलजमान के बचने का इम्कान। ये केस ही इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि लग रहा है कि जनाब वो भी बच जाएगा, वो भी बच जाएगा। तो ये जनाब अब तक की कुछ अपडेट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं और अब देखते हैं कि अब महंगाई मजीद किस तरफ जाती है, क्योंकि वो जो मैंने अर्ज किया ना साबिक वज़ीर ख़जाना, वो कामरान खान साहब के शो में मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि दिसंबर का गैस बिल आएगा तो लोग चिल्लाएंगे। मिफ्ता गरीब तबका महंगाई में फंसा, मईशत बीमार, IMF से दोस्ती जरूरी, बजट खसारा, अखराजात कम, टैक्स बढ़ाने होंगे, दुनिया का कामरान खान के साथ। तो एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि महंगाई की नई लहर है, बिजली की कीमतों में इजाफा। फिर आप ये देखिए कि अभी ये खबर आई हाल ही में कि बिजली कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, साथ ही बिल में जनाब और फीसें ऐड हो रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर का मैंने आपको बता दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही हैं। अब यह कहा जा रहा है कि बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की बजाय जो चोरी है, जो लाइन लॉसेज हैं, उनको रोका जाए। पिछले 50-60 सालों में या 100 सालों के भी इतिहास में हम चले जाएं तो हमें 90% जैसे जैसे समय में आप आते जाएंगे, हो सकता 100 साल पहले एक आध एग्जाम्पल को छोड़ दें तो इधर अब जैसे जैसे समय में आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखेगा कि जिस तरह से जो देश बर्बाद हुए, जो देश टूटे, जिन देशों की पूरी तरीके से धज्जियां हो गई, जिन देशों पे किसी वहां पर या तो मिलिट्री रूल आ गया यहाँ पर या फिर वहां के जो कुछ ऐसे बागी थे जिन्होंने सत्ता पे आ गए, जैसे अफगान तालिबान को हम देखें जिन्होंने सत्ता को उलट के आ गए तख्ता पलट करके, इस प्रकार की चीजें जहाँ पे हुई, जहाँ पे कुल मिला के डेमोक्रेसी खत्म हुई या फिर डेमोक्रेसी नहीं भी थी तो जो एग्जिस्टिंग सरकार थी, जो एक फ्यूडल सिस्टम था, उसको तोड़ करके कोई ऐसे ही आंगू भांगू लोग आ गए, जिनको कोई उलझुलू टाइप के लोग आ गए जिनके पास में सिस्टम चलाने का तरीका नहीं है, बस एक बंदरशाही जानवरों की तरीके वहां पे रूल कर रहे हैं। वहां पर एक चीज हमने बहुत देखी, हमने देखा USSR भी जिस तरीके से टूटा, USSR के पीछे भी वही कारण था और अलग अलग देशों के टूटने के पीछे एक ही कारण रहा है, उनकी इकोनॉमी हाथ से निकल जाना। आज हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको इतिहास में बताया वैसे ही आज हम देख रहे हैं, 2 ऐसे देश हैं जहां की हालत बहुत खराब होती जा रही है। एक है देश पाकिस्तान और दूसरा देश है तुर्की। तुर्की मैं कहूंगा फिर भी वहां पे भी हाइपर इन्फ्लेशन है, वहां पर भी सब कुछ है, मगर फिर भी तुर्की एक थोड़ा सा बेटर पोजीशन में है क्योंकि उसकी लोकेशन, जिसका कारण तुर्की की लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है। तुर्की जिस जगह पर बैठा हुआ है, जहां पर इस्तांबुल है, वहां पे वो एक बड़े ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है, इसलिए उसकी फिर भी थोड़े बहुत काम चल जाता है जैसे तैसे। हालांकि हालत खराब हो रही पर काम चल जाता है जैसे तैसे। पाकिस्तान का काम भी नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तान के लिए आज पाकिस्तान में किसी व्यक्ति को
आप पाकिस्तान में ओवरऑल देख लें, चाहे अमीर हो, चाहे अरबपति खरबपति हो, चाहे कोई 20,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, या पूरा परिवार जिसका मिला के 20,000 कमाता है, 10-10 लोग मिलके 20-30,000, वैसा व्यक्ति हो, जिसको जिसको मौका मिल रहा है, जरा सा भी मौका मिल जाए, वो पाकिस्तान में एक दिन नहीं बिताना चाहता। पाकिस्तान पूरी तरीके से जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास में अगर आप देखेंगे तो परिवार में हो सकता है 2, 3, 4 ही सदस्य हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, वरना सबने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है, सबने अपने इधर उधर लेफ्ट राइट सब लोगों को बाहर भेज दिया कि यूरोप में, इधर अमेरिका में, इधर उधर दुनिया के अलग अलग कोनों में। कोई रहना नहीं चाहता, वो भी खुद भी जल्दी भागने की तैयारी में है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जो जहां पर कोई भी रहने की बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं रखता है। और गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की बात करो, जहां जहां पे हम देखें ना, जहां जहां हमने देखा एलीट कम हो गई है, जहां जहां पे एलीट कम हुई है, वहां उन जगहों का बहुत बुरा हाल है। कश्मीर को आप देख लें, कश्मीर में जो एक कश्मीरी पंडित तबका था, वो वहां की इकोनॉमी के, वहां के एलीट थे। वो भले ही वो बहुत ही अमीर थे, उनके पास बहुत ही धन धान्य था, सब कुछ था जब तक वहां पर थे, मगर वो एक बड़ा कारण था कि वही एलीट ही होती है जो पूरा पूरा चलाती है। वही 5% 7% लोग होते हैं जो बाकी लोगों को रोजगार भी देते हैं, बाकी लोगों को शिक्षा, वो अस्पताल बनाते हैं, ये करते हैं, दुनियादारी, वो बड़ी इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा उनके पास में रहता है, और उन्हीं की वजह से बाकी इकोनॉमी चलती भी है। अगर आप ट्रेन से इंजन निकाल दो तो फिर डब्बों की कोई वैल्यू नहीं। तो फिर जब कश्मीर वहां हुआ, उसके बाद हम देख रहे हैं कश्मीर की डेवलपमेंट रुक गई, कश्मीर में रोजगार आने बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वहां से आपको एलीट को जबरन भगा दिया। और यहां से हम कह लें पाकिस्तान से जबरन भगाया जा रहा है या खुद भाग रहे हैं, तो जहां जहां से एलीट भागी दुनिया किसी कोने में, कहीं का एग्जांपल आप ले लो, वो जगह बर्बाद हुई और पाकिस्तान का नंबर उसमें अगला है।